मधु जैसे ही मीरा के साथ अपने घर पहुंची तो हॉल में बैठे उसके पापा ने पूछा, अरे तुम दोनों तो बड़ी जल्दी आ गई, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों को देर लगेगी। मधु ने मुस्कुराते हुए अपना बैग पास रखी कुर्सी पर रखा और अपने पापा के पास बैठकर बोली, मैं बहुत थक गई थी पापा, बस इसलिए हम वापस आ गए। मैं जाकर अपने कमरे में आराम करूं। हाँ बेटा जा, मोहन बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले। मधु ने अपना बैग उठाया और चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगी, पर तभी उसकी नजर आरती पर पड़ी, जो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी उसे ही देख रही थी। उसे देखते ही मधु को एक बार फिर करण की कही बातें याद आने लगी और उसका सिर चकराने लगा। उसने अपने बाएं हाथ की उंगलियों को अपने माथे पर रखा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही मीरा ने आरती को घूरा और फिर मोहन से बोली, अंकल अब मैं भी चलती हूँ, सुबह आऊंगी। मोहन मुस्कुरा दिए, ठीक है बेटा, पर गाड़ी धीरे चलाना और घर पहुंचते ही फोन कर देना। जी अंकल, इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए चली गई, पर जैसे ही वो घर से बाहर आई फिर से मधु के लिए परेशान हो गई। वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए सिर्फ मधु और करण के बारे में सोच रही थी। दूसरी ओर मधु आकर बेड पर लेट गई और उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की, पर कुछ देर बाद आरती उसके कमरे में आई। उसने मधु को सोते देखा तो बेड पर पड़ी ब्लैंकेट उसे उड़ाई। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने मधु की ओर अपना हाथ बढ़ाया, पर फिर अचानक उसे सालों पहले जो कुछ भी हुआ वो सब याद आने लगा। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लिया और तेजी से अपने कमरे में जाने लगी। मधु ने अपनी आंखें खोली तो आरती उसके कमरे से जा रही थी। वो बेड से उठी और उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर बेड से टिककर अपने घुटनों को समेटे जमीन पर बैठ गई। उसे अभी भी वही सब याद आ रहा था जो आज करण ने उसके साथ किया। वो मन ही मन बोली, मुझे नहीं पता कि आज आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो क्यों किया, पर आज आपने मुझे इस बात का यकीन जरूर दिला दिया है कि आप मुझसे नफरत करते हैं, और शायद इसलिए आज आपने मुझे अपनी नजरों से हमेशा के लिए गिरा दिया है। आज के बाद मैं आपका चेहरा भी कभी नहीं देखना चाहती। आज के बाद मैं उस रास्ते से भी कभी नहीं गुजरूंगी जहां से आप कभी निकल कर गए हो। मैं उस हवा में सांस तक नहीं लेना चाहती जो आपको छूकर गुजरी हो। आज तक आप सिर्फ मेरे शरीर को चोट पहुंचाते थे, पर आज आपने मेरे आत्मसम्मान पर वार किया है, जो मुझे बिल्कुल भी गंवारा नहीं। इधर करण भी अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। उसे भी बार बार वो सब याद आ रहा था जो आज उसने मधु के साथ किया था। वो शराब के गिलास को देखते हुए बोला, आज तूने खुद को बहुत नीचे गिरा दिया है करण। इतना नीचे कि किसी और से तो क्या, तू खुद से भी नजर मिलाने लायक नहीं रहा है। आज तक तूने किसी लड़की के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जैसा तूने मधु के साथ किया है। तूने उस लड़की के आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी है। वो लड़की जो कुछ पैसे बचाने के लिए एक समोसा खाने से पहले भी 100 बार सोचती है, जो शायद 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करती है, जो अपनी किताब में रुपए छिपाकर शायद इसलिए रखती है कि जरूरत के वक्त काम आ सके। एक स्वाभिमानी लड़की के चरित्र पर उंगली उठाकर तू बहुत छोटा आदमी हो गया है करण, बहुत छोटा हो गया है। ऋषभ ने रिद्धिमा के लिए एक शब्द गलत कहा तो तूने उस पर हाथ उठा दिया, और तूने खुद आज मधु के साथ जो किया उसके बाद खुद को क्या सजा देगा। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुझसे, कैसे? अगर जानता है कि तुझसे गलती हुई है तो जाकर मधु से माफी मांग। तभी शालिनी बोली। करण ने तुरंत दरवाजे की ओर देखा तो वो अंदर आई। उन्हें देखते ही करण उठकर खड़ा हो गया और उसने अपनी नजरें झुका ली। शालिनी ने आकर उसके हाथ से शराब का ग्लास लिया और उसे टेबल पर रखते हुए बोली, तू मेरे सामने अपनी नजरें तब झुकाता है करण जब तू गलत होता है। उनके इतना कहते ही करण अपनी मम्मा के गले लग गया। शालिनी उसे खुद से दूर करके बोली, करण अब तुझे तेरी मम्मा का साथ तब मिलेगा जब तू जाकर मधु से माफी मांगेगा और वो तुझे माफ कर देगी। ये सुनकर करण परेशान होकर बेड पर बैठ गया। शालिनी ने जमीन पर रखी शराब की बोतल उठाए और टेबल पर रखकर बोली, आज मधु ना ही वो साड़ी पहनना चाहती थी और न ही वो झुमके। मेरे कहने पर राधिका ने उसे जबरदस्ती पहनाए थे, और रही बात उस चांदी के सिक्के की जो मैंने मधु को दिया था, तो उस सिक्के को देते वक्त तू खुद वहां मौजूद था। क्या तूने एक पल के लिए भी उसकी आंखों में सिक्के को लेते वक्त कोई लालच देखा था, या फिर तुझे चांदी के सिक्के की चमक नजर आई थी उसकी आंखों में? करण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे बस वो पल याद आ रहा था जब उसकी मां ने मधु को वो सिक्का दिया था। शालिनी ने उसके पास बैठकर फिर से उससे सवाल किया, तुझे पता है करण, मैंने मधु को ही वो सिक्का क्यों दिया था?
करण ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया तो शालिनी बोली, क्योंकि मैं मधु को तेरे हमसफर के रूप में देखना चाहती हूँ। मम्मा, करण हैरानी से शालिनी की ओर देखकर बोला। शालिनी ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ और बोली, हाँ करण, मैं मधु को तेरी जीवन संगिनी बने देखना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं तू भी यही चाहता है, पर शायद नंदिनी के दिए धोखे, अपनी दादी माँ और डैड को दिए वचन और शिमला की उस रात की वजह से तू ये बात कभी नहीं मानेगा कि तू उससे प्यार करने लगा है। नहीं मम्मा, ये सच नहीं है। मैं मधु से प्यार नहीं करता। मधु से तो क्या, मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करना चाहता, क्योंकि नफरत है मुझे प्यार के एहसास से। करण गुस्से में उठकर बोला। शालिनी भी उठकर खड़ी हुई। तो फिर तूने आज मधु के साथ जो किया वो क्यों किया, जबकि तू तो अच्छे से जानता है कि मधु वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है जैसी तूने आज उसे जताया है। अगर तेरे दिल में उसके लिए कोई एहसास नहीं है तो फिर तूने मधु से क्यों कहा कि तू उसकी वजह से सुन नहीं पा रहा है? क्यों कहा तूने उससे कि तुझे हर जगह वो नजर आ रही है और उसने तेरा सुकून छीन लिया है? करण गुस्से में झुंझला कर बोला, मुझे नहीं पता है मम्मा, नहीं पता है मुझे कि मैंने आज जो मधु के साथ किया वो क्यों किया। नहीं पता है मुझे कि मैंने मधु से वो सब क्यों कहा। मैं बस इतना जानता हूँ कि जब जब वो लड़की मेरी आंखों के सामने होती है मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे देखते ही ना जाने क्यों मुझे नंदिनी की याद आने लगती है। ना जाने क्यों, पर मेरा दिल उसे देखते ही बार बार यही कहता है कि मधु का नंदिनी से कोई तो कनेक्शन है, पर क्या, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद इसलिए मैं खुद को उसके करीब जाने से रोक। इतना कहकर वो बोलते बोलते चुप हो गया और शालिनी की ओर पीठ करके खड़ा हो गया। करण के इस जवाब को सुनकर शालिनी ने बेड पर पड़ा उसका कोट उठाकर कबर्ड में रखा और उसकी ओर देखकर बोली, मैंने रिद्धिमा की दादी से मधु के बारे में सब कुछ पता किया है। मधु की फैमिली में उसके पिता है जो बिना व्हीलचेयर के चल नहीं सकते। ये सुनकर करण ने तुरंत शालिनी की ओर देखा तो वो फिर से बोली, एक सौतेली माँ और एक सौतेला भाई भी है उसका, और उन सब की जिम्मेदारी उस मासूम सी लड़की के कंधों पर है जिसे वो पूरे सम्मान के साथ मुस्कुराते हुए निभा रही है और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रही है। पर आज तूने उस लड़की के सम्मान को अपने अहम के नीचे कुचल कर रख दिया है। मैं जानती हूँ कि मेरी परवरिश इतनी छोटी नहीं है कि मेरे बेटे से किसी निर्दोष लड़की का अपमान हो और वो उससे जाकर माफी भी ना मांगे, पर मैं ये देखना चाहती हूँ कि मधु के लिए तेरे दिल में पनप रहे एहसासों को तू कब तक दबाकर रख पाता है और कब तक खुद से भागता है। मैं देखना चाहती हूँ कि तू कैसे मधु को अपने दिल में बसाकर रिद्धिमा के साथ साथ फेरे लेता है। गुड नाइट मम्मा, मुझे नींद आ रही है। तभी करण बोला और जाकर बेड पर सो गया और उसने अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, गुड नाइट बेटा, तेरी मम्मा भी यही चाहती है कि तू सुकून की नींद सोए और पहले की तरह हंसने मुस्कुराने लगे। इतना कहकर उसने करण के माथे को चूमा और वहां से चली गई। उसके जाते ही करण ने अपनी आंखें खोल ली और फिर से लाइट्स ऑन करके अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने शराब की बोतल फिर से उठाई और पीने लगा। पीते पीते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। दूसरी ओर मधु भी करण के बारे में ही सोच रही थी। उसे लिफ्ट में जो कुछ भी हुआ सब याद आ रहा था। वो मन ही मन बोली, क्यों जिस इंसान से मैं इतनी नफरत करती हूँ उसके लिए मेरे दिल में ना चाहते हुए भी ये एहसास है। वो मुझे जिस तरह से पकड़ते हैं उसके बाद तो मुझे उन पर गुस्सा आना चाहिए, पर फिर क्यों मुझे उनका करीब आना बुरा नहीं लगता। इतनी इंसल्ट के बाद भी क्यों मैं उनके बारे में सोच रही हूँ? क्यों? इन एहसासों को हमेशा के लिए खत्म करने का अब बस एक ही रास्ता बचा है मेरे पास, सिर्फ एक ही रास्ता। वो जमीन से उठी और जाकर फिर से बैग पर लेट गई। उसने लाइट्स ऑफ की और आंखें बंद करके सो गई। सुबह के 6 बजते ही मोहन ने आकर अपने घर का दरवाजा खोला और बाहर पड़ा न्यूज़पेपर उठाकर फिर से अंदर आ गए। वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, पर बिना चश्मे के उन्हें कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने चश्मा ढूंढने के लिए टेबल पर अपना हाथ बढ़ाया, पर चश्मा टेबल पर नहीं था। उन्होंने टेबल पर रखी मैगजीन हटाई तो उन्हें अपना चश्मा नजर आया, पर उन्होंने जैसे ही अपना चश्मा उठाना चाहा तो वो उनके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा और टूट गया। वो टूटा हुआ चश्मा उठाकर खुद से बोले, सुबह सुबह चश्मा टूट गया। लगता है आज का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए चश्मे के ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा। मधु के उठते ही उसे चश्मा दे दूंगा, वो ठीक करवा कर ले आएगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाने के लिए जैसे ही पलटे
तो मधु ने आकर न्यूज़पेपर उठाते हुए पूछा, पापा आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया? नहीं बेटा, ये देख मेरा चश्मा टूट गया, मोहन उसे अपना चश्मा दिखाते हुए बोले। मधु ने तुरंत न्यूज़पेपर टेबल पर रखा और चश्मा लेकर बोली, कोई बात नहीं पापा, मैं जाते वक्त इसे ठीक करने डाल दूंगी और घर आते टाइम ले आऊंगी। मोहन मुस्कुरा दिए। तभी आरती चाय लेकर आ गई। उसे देखते ही मधु न्यूज़पेपर लेकर अपने कमरे में आ गई, पर उसने बिना कोई न्यूज़ पढ़े सीधे वही पेज खोला जिस पर नौकरी के ऐड आते हैं। उसे जितनी भी वैकेंसी अपने लायक लगी उसने उन सब पर शकल बना लिए और फिर न्यूज़पेपर अपने बैग में डालते हुए बोली, दादी माँ के घर काम करूंगी तो उनसे सामना जरूर होगा, क्योंकि वो रिद्धिमा के होने वाले पति और दादी माँ के होने वाले दामाद है। इसलिए मैं ये नौकरी छोड़ दूं, यही अच्छा होगा, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और रूम से बाहर आकर अपने पापा से बोली, पापा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ बेटा, मोहन मुस्कुराते हुए बोले तो मधु जाने लगी, पर दरवाजे के पास पहुंचकर उसके कदम रुक गए। वो पलटकर अपने पापा से बोली, पापा मेरा फोन खराब हो गया है, इसलिए जब तक मेरा फोन ठीक नहीं हो जाता आप मुझे फोन मत करिएगा और प्लीज मेरे लिए परेशान भी मत होना, मैं टाइम पर घर आ जाऊंगी। अगर जरूरत लगेगी तो मैं खुद आपको फोन करूंगी। ठीक है बेटा, पर अपना लंच टाइम पर कर लेना और वहां पहुंचते ही मुझे फोन कर देना, मोहन बोले। मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो तेजी से वहां से चली गई। घर के बाहर आते ही वो आगे बढ़ते हुए बोली, मधु अभी तक तूने घर पर किसी को शिमला वाली बात नहीं बताई है और न ही ये बताया है कि तू ये नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी तलाश कर रही है। पापा की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसलिए तुझे उन्हें सच बताने के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। पर अगर तू दादी माँ के घर नहीं गई तो वो तुझे फोन करेगी और अगर तूने फोन नहीं उठाया तो वो तेरे घर फोन करेगी और फिर तुझे पापा को बताना पड़ेगा कि तू ये नौकरी छोड़ रही है। फिर तुझे शायद माँ के गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। तुझे इंटरव्यू पर जाने से पहले दादी माँ के घर जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि तू अब ये नौकरी नहीं कर सकती, ताकि वो तेरे घर फोन ना करे, फिर इंटरव्यू के लिए जाना। यही सब सोचते हुए वो सड़क पर आ गई और बस स्टॉप पर खड़ी हो गई। इधर गायत्री रोहित के कमरे में पहुंची तो वो सो रहा था। उसे सोते देख गायत्री मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके सिरहाने बैठी। उन्होंने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो रोहित की आंखें खुल गई। वो अपनी दादी को देखकर मुस्कुराते हुए उठ बैठा। उसने अपनी दादी की हथेली को अपनी दोनों हथेलियों से पकड़ा और बोला, दादी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बेटा, गायत्री ने बहुत प्यार से पूछा। रोहित हिम्मत करके बोला, दादी मुझे आपसे मधु को लेकर कुछ बात करनी है। गायत्री उसे हैरानी से देखने लगी। रोहित मुस्कुराते हुए उठकर खड़ा हुआ और खिड़की की ओर बढ़ते हुए बोला, दादी मैं सालों लंदन में रहा हूँ और इंडिया में भी मैंने बहुत वक्त गुजारा है। हर तरह की लड़कियों से मिला हूँ, पर मधु उन सबसे अलग है। रोहित के मुंह से मधु का नाम सुनते ही गायत्री के चेहरे पर एक चमक सी आ गई और वो उठकर खड़ी हो गई। दरवाजे पर खड़ी ममता भी ये सब सुन रही थी। रोहित मुस्कुराते हुए गायत्री की ओर पलटा और बोला, दादी मैंने मधु को लेकर एक फैसला किया है और मुझे अपने इस फैसले में आपका साथ चाहिए। कैसा फैसला बेटा? गायत्री ने तुरंत पूछा। रोहित मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा तो गायत्री मन ही मन बोली, हे भोलेनाथ, काश कि रोहित ये कहे कि ये मधु से शादी करना चाहते हैं। ममता की भी घबराहट बढ़ रही थी, ये सोचकर कि पता नहीं रोहित क्या कहने जा रहा है। तभी रोहित गायत्री के पास आकर बोला, दादी मैं मधु से। माँ पंडित जी आ गए। तभी ममता रोहित की बात काटते हुए बोली। रोहित और गायत्री दोनों उसकी ओर देखने लगे तो ममता मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अंदर आई और गायत्री की कलाई पकड़कर बोली, माँ चलिए ना, कहीं पूजा का शुभ मुहूर्त ना निकल जाए। गायत्री कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी ममता उनका हाथ पकड़कर उन्हें वहां से ले गई। रोहित ने मुंह बनाकर अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया और बोला, ये मोम भी ना हमेशा गलत वक्त पर ही एंट्री लेती है। पर कोई बात नहीं, आरती के बाद दादी को बता दूंगा कि मुझे मधु से प्यार हो गया है। नीचे आरती शुरू हो गई थी। पंडित जी के साथ सारे घरवाले आरती में शामिल थे। गायत्री हाथ जोड़कर मन ही मन बोली, हे भगवान, काश कि रोहित वही कहे जो हम सुनना चाहती हूँ। मधु को इस घर की बहू बनाने का हमारा सपना सच कर दीजिए भगवान, प्लीज सच कर दीजिए। ममता उसके पास ही हाथ जोड़े खड़ी थी, पर उसकी नजरें सिर्फ दरवाजे पर थी। वो दरवाजे की ओर देखकर मन ही मन बोली, पता नहीं क्यों
पर मुझे लगता है कि रोहित माँ से यही कहना चाहता है कि वो मधु को पसंद करने लगा है। मुझे कुछ भी करके रोहित को रोकना होगा, क्योंकि अगर उसने माँ को बता दिया कि वो मधु को पसंद करता है तो माँ आज ही मधु के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाएगी और मैं चाहकर भी ये शादी रोक नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ भी करके रिद्धिमा की शादी तक रोहित को रोकना होगा। उसके बाद मैं इस लड़की का कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर दूंगी। प्लीज भगवान आप बस इतना कर दीजिए कि आज ये लड़की यहाँ ना आए। आरती खत्म हुई तो पंडित जी सबको आरती देने लगे और उन्होंने गायत्री से पूछा, आज मधु नहीं आई क्या बहन जी? गायत्री ने तुरंत जवाब दिया, हम भी मधु का ही इंतजार कर रहे हैं पंडित जी। पता नहीं आज उन्हें इतनी देर कैसे हो गई। उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी मधु बोली, नमस्ते दादी माँ। उसकी आवाज सुनते ही सब उसकी ओर देखने लगे। मधु ने आकर सबसे पहले आरती ली और फिर गायत्री के पैर छुए। गायत्री ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया, खुश रहिए। मधु हल्के से मुस्कुरा दी। गायत्री उसकी ओर देखकर फिर से बोली, बेटा हम आपकी ही राह देख रहे थे। आज आपको देर कैसे हो गई? सॉरी दादी माँ, आज मेरी आंख थोड़ी देर से खुली, मधु बोली। गायत्री ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वो हिम्मत करके फिर से बोली, दादी माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले रोहित को हमसे कुछ कहना था और अब आपको कुछ कहना है। रोहित तो कह नहीं पाए, चलिए आप ही पहले कह दीजिए, गायत्री हंसते हुए बोली। पर ममता फिर से बेचैन हो गई। वो मधु को घूरते हुए मन ही मन बोली, ओ गॉड, अब इसे क्या कहना है? कहीं ये चालाक लड़की खुद ही बेशर्मों की तरह माँ से ये कहना तो नहीं चाहती कि ये इस घर की बहू बनना चाहती है। तभी मधु हिम्मत करके बोली, दादी माँ अगले महीने से मेरी एग्जाम है और आप तो जानती है कि मैं अपनी पढ़ाई को ज्यादा टाइम नहीं दे पाई हूँ। इसलिए अब जब एग्जाम में थोड़ा ही टाइम बचा है तो मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। इसलिए मैं 2 महीने तक यहाँ नहीं आ पाऊंगी। गायत्री के चेहरे की मुस्कुराहट उदासी में बदल गई, पर ममता ये सुनकर बहुत खुश हुई। मधु फिर से बोली, 2 महीने का वक्त बहुत लंबा होता है दादी माँ, और इतने लंबे वक्त की लीव मैं लेना नहीं चाहती और शायद आप मुझे इतने दिनों की लीव दे भी नहीं पाएंगी, इसलिए मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। आप प्लीज अपना ख्याल रखने के लिए किसी को रख लीजिए। गायत्री ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ और पूछा, बेटा आपके जॉब छोड़ने की सिर्फ यही वजह है या बात कुछ और है? गायत्री के इस सवाल को सुनकर मधु को एक बार फिर करण की कही बातें याद आने लगी और वो मन ही मन बोली, हे भगवान, कहीं कल रात मेरे और उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो दादी माँ ने देख तो नहीं लिया। मधु बेटा हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। तभी गायत्री ने फिर से पूछा। मधु ने मुस्कुराते हुए उनकी हथेली थामी और बोली, कोई बात नहीं है दादी माँ, सच में मेरी एग्जाम है, बस इसलिए मैं कुछ वक्त के लिए नहीं आ पाऊंगी और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका ख्याल रखने वाला कोई ना रहे, इसलिए प्लीज आप किसी और लड़की को अपना ख्याल रखने के लिए रख लीजिए प्लीज। उसकी बातें सुनकर गायत्री मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, हम किसी को नहीं रखेंगे। आप जाइए और आराम से अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। जब आपकी परीक्षा हो जाए तो वापस आ जाइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे, ठीक है? मधु ये सुनकर परेशान हो गई और मन ही मन बोली, इस वक्त हाँ कह दे मधु। 2 महीने का वक्त बहुत होता है, 2 महीने में तो रिद्धिमा की शादी हो जाएगी और फिर शायद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना सोचकर वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है दादी माँ, जैसा आप चाहे। गायत्री ने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया। ममता ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और मन ही मन बोली, थैंक यू भगवान जी, आपने तो मेरी इतनी जल्दी सुन ली। 2 महीने में तो मैं रोहित और मीरा की शादी करवा दूंगी। मैं चलती हूँ दादी माँ, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। तभी मधु बोली। गायत्री ने उसके गाल को छुआ और बोली, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और कभी कभी वक्त निकाल कर अगर आप हमसे मिलने आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, आपको वक्त निकालकर रिद्धिमा की शादी के लिए हमारे साथ उदयपुर तो चलना ही होगा, समझिए आप। मधु फिर से परेशान हो गई तो गायत्री मुस्कुराते हुए बोली, इसे हमारा हुक्म भी समझिएगा और आपकी दादी माँ का निवेदन भी। हम आपसे वादा करते हैं कि वहाँ आपकी पढ़ाई का पूरा इंतजाम करवा देंगे, प्रॉमिस। मधु बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दी और फिर गायत्री के पैर छूकर बोली, चलती हूँ दादी माँ। गायत्री ने उदास होकर अपना सिर हिला दिया तो मधु ममता की ओर देखते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही गायत्री के आंसू झलक गए और वो अपने कमरे में चली गई। उनके जाते ही ममता तुरंत मधु के पीछे आई। 1 मिनट मधु,
वो उसे रोकते हुए बोली। उसकी आवाज सुनते ही मधु के कदम रुक गए और उसने पलटकर ममता की ओर देखा। ममता तीखी सी मुस्कुराहट लिए उसके पास आई और बोली, अब तुम्हें फिर से यहाँ लौटकर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद माँ का ख्याल रख सकते हैं। आज के बाद इस घर के दरवाजे अपने लिए बंद ही समझना और इस घर के किसी भी सदस्य से कोई भी रिश्ता रखने की कोशिश मत करना, खास तौर से मेरे बेटे से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा एक नाजायज लड़की के साथ कोई भी रिश्ता रखे, फिर चाहे वो दोस्ती का ही क्यों ना हो, समझी तुम? अगर आप मुझसे बड़ी नहीं होती और दादी माँ की बहू और रोहित की मोम नहीं होती तो आपकी इस बकवास का जवाब मैं आपको जरूर देती। मधु उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी इंसल्ट की। इतना कहकर ममता ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया, पर इससे पहले कि वो उसे थप्पड़ मार पाती, मधु उसकी कलाई पकड़कर बोली, मेरे संस्कार मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते कि मैं किसी बड़े का अपमान करूं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैंने लोगों को अपनी बेइज्जती करने और मुझ पर हाथ उठाने का हक दे दिया है। आइंदा ये गलती दोबारा मत करिएगा, वरना हाथ उठाना मुझे भी आता है। इतना कहकर उसने गुस्से में ममता का हाथ झटक दिया और वहां से जाने लगी, पर कुछ कदम चलकर वो रुक गई और पलटकर ममता से बोली, और एक बात, आपके बेटे में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए रोहित सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त है और हमेशा वही रहेंगे, इसलिए अपने दिल से ये डर निकाल दीजिए कि मैं आपके बेटे से शादी करने के ख्वाब सजा रही हूँ। ममता ये सुनकर मधु को हैरानी से देखने लगी। मधु ने उसकी ओर देखकर अपने हाथ जोड़े और बोले, चलती हूँ और आपसे ये वादा भी करती हूँ कि आज इस पल के बाद आपकी दहलीज पर अपने पैर भी कभी नहीं रखूंगी। ममता उससे गुस्से में घूरने लगी, पर मधु वहां से चली गई। मधु, तुम्हारी ये बदतमीजी एक दिन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। सारे बाजार तुम्हारी इज्जत ऐसे उछालूंगी कि मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। ममता गुस्से में अपनी कलाई मसलते हुए बोली। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।